नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक बहू की अपने ससुर से लड़ाई हो गई, मगर बहू को शायद ही इस बात का अंदाजा होगा कि इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आरोप है कि ससुर और पति ने ही महिला को पीट पीट कर मार डाला, फिर उसके शव को घर के अंदर ही दफना दिया। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर कब्र मिली है और कब्र खोदकर पुलिस ने महिला का शव निकाला है। ऐसे ही रूह कपा देने वाले महिलाओं पर अत्याचार के मामले अलीगढ़ और रामपुर से भी सामने आए हैं। बेटी जिस तरह से पिता की मौजूदगी में खुद को महफूज समझती है, उतना ही अगर बहू को कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन जब वही ससुर हैवान बन जाए तो भला क्या होगा। ऐसे ही ससुर की हैवानियत का मामला आजमगढ़ के महाराजगंज से सामने आया है। यहाँ पर जजमानपुर गांव में 22 साल की अनीता अपने पति और ससुर के साथ रहती थी। बताया जाता है कि किसी बात को लेकर उनका विवाद हुआ था और इस बात पर गुस्सा होकर अनीता के पति और ससुर ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। दोनों ने पीट पीट कर अनीता की हत्या कर उसके शव को घर के अंदर ही दफना दिया। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर कब्र मिली, कब्र खोदकर पुलिस ने महिला का शव निकाला। जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, आरोपी ससुर और पति फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ससुर के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शव को मकान की जमीन पर दफना दिया गया। मृतका के पति सूरज और ससुर गुलाब को आरोपी बनाया गया। उनकी तलाश की जा रही है। वहीं अलीगढ़ में एक व्यक्ति पत्नी से झूठे बर्तन चटवाता था, इसके साथ ही अपनी 15 साल की बेटी से अवैध संबंध बनाता था। 6 साल से लगातार रेप कर रहा था। महिला ने पुलिस से शिकायत की और वीडियो भी सौंपा। और सीओ अभय कुमार पांडे की माने तो 12 अक्टूबर को रोरवर थाने में एक तहरीर मिली और महिला ने शिकायत की। उसका पति उसे प्रताड़ित करता है, उससे झूठे बर्तन चटवाता है, उसकी 15 साल की बेटी से अवैध संबंध भी बनाता है। 6 सालों से वो ऐसा कर रहा है। एसएसपी कलानिधि नेतानी ने पीड़ित पत्नी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर टीम गठित कर दी है और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिए जाने की बात कही है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है और बड़ा सवाल है कि समाज में इंसानियत को तार तार कर देने वाली ऐसी वारदातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सवाल है कि क्या समाज की संवेदनशीलता मरती जा रही है? रिश्तों को भी शर्मसार करने वाली ऐसी वारदातों के पीछे काम करने वाली सोच पनपती कहां से है? जरूरत है समाज को इस पर चिंतन और मंथन करने की। तो महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है और इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ में प्रीतपाल सिंह हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल सिंह जी के साथ में आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। प्रीतपाल जी, महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार, आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? देखिए मैम, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो दिशाहीन है। ज्यादातर आपको पता है कि जितने हमारे पुलिस कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिनमें लगातार कमी देखी गई है। लगातार आला अधिकारी इसकी मांग करते रहे हैं कि सब इंस्पेक्टरों की, कर्मचारियों की और भी अलग अलग विभाग के जो पुलिस कर्मचारी उनकी भर्ती की जाए, मगर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जिनको यशस्वी कहा जाता है, इसको ध्यान नहीं देते। ज्यादातर जो हमारा पुलिस अमला है वो वीआईपियों की सेवाओं में, उनके घर के सिलेंडर लाने में, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने में, इन सब चीजों में लगाए जाते हैं। जो इस तरह की घटनाएं आप बता रही है, घर के भीतर की घटनाएं हैं, ये कानून ये दर्शाती है कि कानून का डर लोगों से खत्म हो चुका है। एक महिला घर में रहती है, वो अपने घर को छोड़ के एक दूसरे घर में आती है, वहां पति के सहारे पहुंची और पति ही उसको इस तरह की घटनाएं करता है और उसका ससुर मिलकर उसको मार के और अपने आंगन में उसको गाड़ देते हैं। घटना आपने बताई, एक बच्ची अपने पिता बच्ची के साथ 6 साल से लगातार वो दुष्कर्म कर रहा था। पत्नी को
झूठे बर्तन चटवाता था, अपने जूते चटवाता था। ये इस तरह की घटनाएं अगर उत्तर प्रदेश के भीतर हो रही है, हम लोग को अफगानिस्तान में नहीं बैठे, हम लोग पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए हैं, जो भारत के अंदर इस तरह से कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के भीतर है। योगी आदित्यनाथ जी अभी जुलाई में उन्होंने अहंकार किया था कि लोगों को कहा था कि मैं स्वयं ये कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेने जा रहा हूँ। तमाम दरोगाओं और सेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उन्होंने लोगों को निर्देशित भी किया था कि इस तरह की घटनाएं कम किए जाए। एसी रूम में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर आप कानून व्यवस्था अच्छा करना चाहते हैं तो ये जमीन पे नहीं उतरने वाली। इसके लिए आपको पुलिस बल बढ़ाना पड़ेगा। जो पुलिसिंग की अभी लोगों ने कहा भी है कि इससे सर्वेक्षण भी हुआ था कि हमारे उत्तर प्रदेश में इसको सही करने की आवश्यकता है। इसमें जो कमी है, वेपन की कमी है। अब एक लाठीधारी, आपको मैं बता दूं, एक घटना अनमोलदीप सिंह के साथ घटी है करीबन 15 दिन पहले कानपुर में। एक पार्षद पत्नी थी और पति ने मिलकर रोड रेजिंग के, इसलिए उनको वहां पे वो साइड नहीं दे पाए। वो रोड था निर्मित हो रहा था, इसके कारण वो साइड नहीं दे पा रहे थे। एक दवा व्यवसायी अमनदीप सिंह थे, उनको गाड़ी उन्होंने रोका, बुरी तरह मारा, इतनी बुरी तरह मारा कि एक आंख उनकी बाहर आ गई। इतनी बुरी तरह मारा कि उत्तर प्रदेश में कोई इलाज नहीं मिला। उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल में ले जाया गया और योगी आदित्यनाथ जी उनसे 4 दिन बाद अपने घर पे बुला के मुलाकात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है। अभी 4 दिन पहले लखनऊ की जो चंदन नगर हाट कहा जाता है, हार्ट ऑफ सिटी आप चंदन नगर मान लीजिए, वहां पे एक रोड रेज में एक मंत्री सिंह को एक कार वाला धक्का मार के चला जाता है, जिसकी वीडियो निकलती है। घर वाले वीडियो लेके, गाड़ी नंबर लेके आलमबाग थाने के धक्के काटते रहते हैं उनके पिताजी, मगर उनके FIR लॉन्च नहीं होती। 24 घंटे के बाद ट्रॉमा सेंटर में उनको बेड मिलता है। एक सांझी एक संस्था है, सांझी करके एक है, मिस्टर अमरजीत सिंह जी है, उन्होंने अपनी संस्था के साथ जाकर आलमबाग थाना घेराव किया, तब जाके उसकी 24 घंटे के बाद FIR होती। अभी तक अब उस गाड़ी को गिरफ्तार नहीं किया गया, गाड़ी मालिक को नहीं लिया गया। देखिए, जब तक मैडम उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिसिंग पे ध्यान नहीं देगी, पुलिसिंग को आजाद नहीं करेगी, जैसे आप पंजाब में ले लीजिए, पंजाब के अंदर वही सरकारें रही है, वही पुलिस रही है, मगर वहां की पुलिस स्थिर थी। आज वहां भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। कितने लोगों को गिरफ्तार, हजारों लोगों को जो वहां शिक्षा के व्यापारी थे सबको जेल में डाला गया। लोगों को हर थर कांपते हैं कि वहां पे कोई हमको घटना नहीं करनी। ये जब तक सरकारें अपने मन में नहीं ठानेंगी कि हमको इसको जमीन पे उतारना, तब तक ये जमीन पे उतर नहीं पाएगी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सरकार की लापरवाही होती है, इसी के चलते इस तरीके की चीजें होती है। लेकिन देखिए, एक तरफ प्रीतपाल जी, सरकार की लापरवाही या प्रशासन की लापरवाही कहकर हम इन चीजों को बचा सकते हैं, ये कह मान सकते हैं कि कानून का खौफ अगर लोगों में ज्यादा होगा तो ऐसे अपराधों को अंजाम देने से पहले लोग 4 बार डरेंगे। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर समाज को भी चिंतन और मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो अपराध हैं जो घरों के भीतर हो रहे हैं। और अब किसी के घर के भीतर तो पुलिस हर वक्त एक्टिव हमारे आपके किसी के भी नहीं रह सकती है। और देखिए, कई जगहों पर आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, वहां पर भी इस तरीके के अपराध होते हैं। अब दिल्ली में जिस तरीके से अपराध होते हैं, तो आप ये भी देखिए कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर समाज को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं आती हैं महिलाओं के साथ या किसी के भी साथ बीच सड़क पर अपराध होता है। दिल्ली में जिस तरीके से एक लड़की को बीच सड़क पर एक लड़के ने चाकुओं से गोदकर मार डाला, आसपास खड़े लोग चुपचाप तमाशबीन बनकर वीडियोस बनाते रहे, लेकिन किसी ने रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। आपको लग रहा है कि समाज को भी सजग होना चाहिए और ऐसे अपराधों में मूक दर्शक बनकर, तमाशाबीन बनकर देखना नहीं चाहिए, बल्कि रोकना चाहिए? गरिमा जी, समाज को सही दिशा देने के लिए ही ये राजनीतिक पार्टियां लाएगी। इसके अंदर एक व्यवस्था बनाएगी। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसके लिए एक व्यवस्था तैयार की कि संविधान के तहत कैसे हमको कानून को किस तरह लेके चलना है, कैसे दबे कुचले लोगों के साथ न्याय होना है। अभी आपने दिल्ली की बात रखी, यहाँ पर दिल्ली में भी कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आती है। वहां के गृह मंत्रालय के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था, जिस तरह से व्यक्ति को चाकुओं से गोदा गया, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, कानून का डर हमारे देश में खत्म होता जा रहा है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ का व्यक्ति अगर दुबई जाता है, अरब कंट्री में जाता है, वहां पे वो घटना नहीं करता, उसको पता कि वहां की कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। वहां अगर मैंने किसी महिला की तरफ देख भर लिया तो मुझे कोड़े पड़ सकते हैं, मुझे कई तरह के जो वहाँ के कानून के तहत जो सजाएं वो मिल सकती हैं। वो भारत में क्यों नहीं है? भारत का व्यक्ति वहां जाके डरता, मगर भारत में आके वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था बड़ी खराब है।
एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और कोर्ट में जाकर 200 बार वो वकील द्वारा उसके साथ मानसिक तनाव के साथ उसके साथ खेला जाता है, उससे वो पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या घटना है। हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था की लचर की है। एक तो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उससे वहां वकील में अदालत में जाकर उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बेटियां बहनें माताएं उसका जवाब नहीं दे पाती हैं। जब तक हम लोग कानून में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं लाएंगे, डर का माहौल पैदा नहीं करेंगे, तो घर के भीतर क्या खुलेआम घटनाएं हो रही है। अभी आपने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, दिल्ली के भीतर वो उस बच्चे ने गली के नुक्कड़ पर चाकू से गोद दिया और करीबन 15 मिनट तक मारता रहा ईंटे से उसका, जब तक उसने सिर नहीं पूछ दिया तब तक वो मारता रहा। अगल बगल लोग जाते रहे आते रहे, क्योंकि कानून का डर नहीं है। ये देश का व्यवस्था है, आपको कानून व्यवस्था कायम करने के लिए एसी रूम से बाहर आना पड़ेगा, पुलिसिंग बढ़ानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय 39,000 पुलिसकर्मियों की कमी है। सब इंस्पेक्टर कई थानों में नहीं है, किसी थाने के अंदर 42 कर्मचारियों की जरूरत है, वहां पे 8 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कहीं पे एक डंडाधारी 4-4, 5-5 गांव को नियंत्रित कर रहा है, तो वो डंडाधारी क्या कर लेगा उस गांव के अंदर। जब तक आप बाहर खौफ पैदा नहीं करेंगे, पुलिस का वर्दी का खौफ पैदा नहीं करेंगे, वर्दीधारी को खींचा जा रहा है। अभी आज ही मैंने एक वीडियो देखा, हजरत की वीडियो है, एक कोई जज साहब की गाड़ी के कोई बेटा थे, उनकी गाड़ी गलत जगह लगी तो उन्होंने उठा के लिफ्ट करके साइड में ले गए, उसके ऊपर वो अपनी धौंस जमा रहे थे। जज का काम है कि कानून, जज के पुत्र को भी समझना चाहिए कि उसके पिताजी कानून के रक्षक है, और एक व्यक्ति ने आपकी गाड़ी गलत जगह खड़ी थी, उसको उन्होंने उठा लिया, आप वहां पे चालान भर के और आगे से गलती ना करें जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो। जब तक हम ऊंचे बैठे हुए व्यक्ति या नेता, अभी आप लखीमपुर खीरी का मामला ले लीजिए, वहाँ आशीष मिश्रा टेनी जो अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री, उनके पुत्र ने क्या किया, जो वहां पे किसान आवाज हमको आंदोलन पर बैठे होते उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, किसानों को मार दिया, एक पत्रकार बंधु को भी मार दिया, और उसको बचाने के लिए पूरा अमला पूरा उत्तर प्रदेश लग गया। यानी कि योगी आदित्यनाथ इसमें लगे रहे कि वो बच्चे की गलती नहीं थी। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, आज वो जेल फिर और जमानत से बाहर है। तो इस तरह की घटना, चिन्मयानंद का मामला ले लीजिए, वो जिस प्रोफेसर पे उनके संचालन के तहत वो बच्ची पढ़ रही थी, उस बच्ची के साथ किस तरह, हम आप सबने वो वीडियो देखा, उसके बाद भी चिन्मयानंद बाहर है, वो बच्ची आज जेल के भीतर है। आप हाथरस का मामला ले लीजिए, आप आगरा का मामला ले लीजिए, आप प्रयागराज का मामला ले लीजिए, रायबरेली का मामला ले लीजिए, कंटहा का मामला ले लीजिए, यहाँ तक कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो गृह जनपद है बमसर का मामला ले लीजिए, वहाँ बच्चियां बाहर निकलने को डरती हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं इनको भी हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर वर्ल्ड कप मैच में ऑल आउट 12 रन पर ऑल आउट किया जडेजा ने। विश्व कप में भारत ने पाक पर शिकंजा कसा है। जडेजा ने हसन अली को 12 रन पर आउट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें वर्ल्ड कप से, जहां पर पाकिस्तान का नवा विकेट भी गिर चुका है और पाकिस्तान पर शिकंजा कसता हुआ भारतीय टीम नजर आ रही है। वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी जानकारी, पाकिस्तान का 9वां विकेट भी गिर चुका है और भारतीयों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जडेजा ने आउट किया है, पाकिस्तान का 9वां विकेट भी गिर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जडेजा ने हसन अली को 12 रन पर आउट किया है। 187 रनों पर पाकिस्तान, आपको बता दें, फिलहाल सिमटता हुआ और पाकिस्तान का 9वां विकेट गिरा है। तो यह बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम पर शिकंजा कसती हुई भारतीय टीम नजर आ रही है। भारतीयों में खुशी की लहर और पाकिस्तान फिलहाल 9 विकेट से पीछे चल रहा है। और अब अपने कार्यक्रम पर वापस लौटते हैं, चर्चा को एक बार फिर से शुरू करेंगे। हमारे साथ में रफत फातिमा जुड़ चुकी है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। रफत जी, स्वागत आपका भी आज के हमारे इस कार्यक्रम में। रफत जी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसके साथ ही एक और हमारे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं। अभी भी चंचल सिंह यादव जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। चंचल जी, आपका भी स्वागत है। चंचल जी के पास जाएंगे, उससे पहले रफत से शुरुआत करते हैं। रफत, शहर शहर बेटियां महफूज नहीं है, महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आप इसके लिए असल जिम्मेदार किसे मानती है? क्योंकि हम जिन घटनाओं को लेकर आज ये चर्चा कर रहे हैं वो घटनाएं घर के भीतर घटी हैं। एक पिता अपनी बेटी के साथ अवैध संबंध बना रहा है, कहीं पर भाई अपनी बहन की जान का दुश्मन बन बैठा है। इन अपराधों के पीछे असल वजह क्या है? प्रशासन अपराध होता है, उसके बाद कार्रवाई करता है, लेकिन क्या समाज में भी कुछ कुरीतियां ऐसी हैं जो आ गई हैं, आपको लग रहा है, या फिर समाज को चिंतन मंथन की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरीके के अपराध क्यों हो रहे हैं?
कहीं ना कहीं देखिए समाज में ये चीजें बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ ये जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है बेहद गंभीर है और बेहद चिंताजनक भी है पूरे सर समाज के लिए और पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देंगे। कहीं ना कहीं हम इसको बहुत सारी चीजों से अगर जोड़े तो बहुत अंदर की जो बातें हैं वो तो घटना के बाद जो जांच होगी उससे पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की आप बात कर रही हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें, अभी कन्नौज में आपने देखा होगा किस तरीके से एक महिला अपने न्याय की गुहार करते हुए एसपी ऑफिस के बाहर फांसी लगाने पर मजबूर हुई जा रही। तो हर तरीके की घटना को अलग अलग नजरिए से देखते हुए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीचे से लेके ऊपर तक पूरा अमला जिम्मेदार होता है। कहीं न्याय ना मिलना, कहीं न्याय में देरी होना, कहीं पुलिस की बात उसकी ना सुनना, कहीं एफआईआर में देरी होना, तो बहुत सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए जिम्मेदार है। और जिस तरीके से दबंगों या ये हम इनको भी क्रिमिनल ही कहेंगे, चाहे वो बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो। अगर उसके अंदर कोई इस तरीके के तत्व उभर रहे हैं कि वो क्राइम करने पे मजबूर होता है, वो भी क्रिमिनल ही है। कोई भाई भतीजा नहीं हुआ, वो क्रिमिनल हुआ। और जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, कि किस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं और किस बेरहमी और निर्भीकता, जो अपराधियों के अंदर निर्भीकता आप देख रही है, वो कितनी डरावनी और भयानक होती जा रही है कि आम आदमी अपने घर में महफूज नहीं है, बाहर नहीं महफूज है। तो महिलाओं के लिए आप सशक्तिकरण, आप सम्मान, आप शक्ति, किस तरीके से शक्ति आएगी उनके अंदर जब इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। अभी आप जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं महिलाओं को लेकर, जब सड़क पे हम देख रहे हैं महिला को कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपने जिस तरीके से देखा होगा, अभी इतनी पहलवान बेटी हमारी दिल्ली में बैठी थी, उनको किस तरीके से जो है सड़कों पे घसीटा गया, जिस तरीके से उनको बूटों से मारा गया। तो अब आम आदमी के दिमाग में भी वही बैठता है, उसके हौसले तब बुलंद होते हैं जब नीचे वो देख लेता है कि हम जब इनको शेल्टर मिल सकता है, हमको क्यों नहीं संरक्षण मिल सकता है। तो उसके हौसले बुलंद होते, इस तरह की घटनाएं समाज में होने लगती है। तो ये बेहद सही बात चिंता का विषय है और एक महिला होने के नाते मुझे बेहद तकलीफदेह स्थिति है महिलाओं की जिस तरीके से हो रहा है, कि बेहद तकलीफदेह। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्थिति जो है वो बेहद तकलीफदेह है और इस पर विचार भी करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है और इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। दीनानाथ मिश्रा हमारे संवाददाता हैं, आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। दीनानाथ, किस तरीके से आजमगढ़ में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, पूरा मामला क्या था, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, इसको विस्तार से बताएं। जी गरिमा जी, एक ग्राम सभा है अराजी जजमन जोत के नाम से। वहां गुरुवार की रात हैवानियत और दरिंदगी का ऐसा सच सामने आया। वहां नवविवाहिता को उसके ससुर और पति ने पीट कर मौत के घाट उतारी। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये रही कि घर के अंदर ही उसको खोद के दफन कर दिया। और गांव वाले ये सुबह क्या किए, ये लोग ताला मार के घर से निकलने लगे। तो गांव वालों को अंदेशा हुआ कि बहू है कहाँ। उनको संदेह हुआ तो उन्होंने थाने पे किसी को फोन करके बताया। तो यहाँ से थाना बुढ़नपुर सीओ सभी लोग गए मौके पे। तो पूरे ग्राम वासियों के सामने उसको दरवाजे को तोड़ा गया। तो अंदर जाने पे पता चला कि वहां किसी का कब्र जैसा बना हुआ था। तो उसको जब खोदा गया तो उसमें नवविवाहिता बेचारी की लाश बॉडी मिली। ठीक है, चंचल जी के पास जाएंगे अभी। चंचल जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, हमारे साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं। चंचल जी, स्वागत आपका भी आज की हमारी चर्चा में। चंचल जी, हम बात कर रहे हैं महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर। देखिए, बेटियां भी गुहार लगा रही हैं सरकार से कि हमारी मदद कीजिए। अलग अलग जगहों पर बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी ओर सरकारें कहती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत कुछ किया है। असल सच्चाई क्या है? क्योंकि ये जो तस्वीरें नजर आती है ना, जो घटनाएं आती हैं, ये कुछ और ही बयान करती है महिलाओं के हालातों को। देखिए, सबसे पहली बात तो गरिमा जी, मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल हमेशा जनमानस के महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के बीच में लेकर आने का काम करता है। आप मीडिया के, लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है मीडिया, आप लोगों ने इसको जिंदा कर रखा है, इसके लिए साधुवाद। दूसरी बात है, ये आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। दीनानाथ भाई हमारे पड़ोस के, हमारे गाँव से हैं, आपके संवाददाता भी हैं। देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दीनानाथ जी हमारे पड़ोस के गाँव से आपके संवाददाता भी हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, भाई को। नमस्कार भाई, प्रणाम। जी। दूसरी चीज ये है, देखिए कि ये आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1। और बीजेपी का कोई प्रवक्ता आपके चैनल पे आने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि जवाब देना नहीं चाहता, वो भागता है।
बिल्कुल। मैं ये अक्सर करके जब भी आपके चैनल से कभी मुझे बुलावा मिलता है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, मैं जरूर बैठूंगा। हाँ। देखिए गरिमा जी, एक आज आप देखें कि केवल उत्तर प्रदेश की बात ना करिए, पूरे हिंदुस्तान में हमारी सरकार जो बीजेपी की चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मणिपुर का रवैया लेकर के है, आप सोचिए कितना दुखद है, कितना दुखद है। एक परिवार, इतनी घटनाएं घटी, और देखिए हमारे यहाँ की जो मीडिया है, दूसरी तरफ दूसरी मीडिया है, मोदी मीडिया, वो क्या कर रही है, इजराइल और फलस्तीन के बहुत सारी वीडियो चला रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सारे पेपर सारे, लेकिन मणिपुर में क्या क्या हुआ किसी के पास कोई फुटेज नहीं मिली। सोचिए, हम विदेश की तो अपने पास सारी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन हमारे बगल में, हमारे देश में क्या हो रहा, हमें जानकारी नहीं मिल पा रही। दूसरी चीज मैं आता हूँ आज की घटनाओं के ऊपर, जो अभी ये घटनाएं हैं, सरकार पक्षपातपूर्ण काम कर रही है। आपने देखा होगा देवरिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार के लोगों से, मैं कई चैनल पे पूछ भी चुका हूं, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। मैं कह रहा हूं कि कोई घटना घटी, एक प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद एक परिवार की 5 लोगों की हत्या हुई और निर्मम हत्या हुई, ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही दुख की बात है। और आप खुद सोचिए कि LIU फेल है इनका, और कोई जानकारी नहीं मिल पाई सरकार को, ये घटनाएं रुक सकती थी, जानकारी अगर पहले मिल जाती, और अगर सरकार एक्टिव होती, शासन प्रशासन के लोग सही तरीके से काम किए होते। बिल्कुल, देखिए पहले हुई थी, जब एक हत्या हुई उसके बाद मामले में अवगत कराया गया था, परिवार ने कहा था कि हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन इनके विधायक और मंत्री, गरिमा जी बस 30 सेकंड में, इनके विधायक और मंत्री जो भी जा रहे हैं देवरिया, वो केवल एक पीड़ित परिवार को पीड़ित मान रहे हैं। तो जी क्या मैसेज जा रहा है? आप सबका साथ सबका विकास का नारा देते हो, क्या सबका विश्वास है? क्या आप सबका विश्वास जीत पा रहे हो आप? वहीं एक तरफ एक परिवार ने अपने आप पूरा परिवार खोया है, दूसरी तरफ एक परिवार ने परिवार के मुखिया को खोया है, दोनों परिवार पीड़ित हैं। और सोचिए, जो सत्यप्रकाश दुबे जी की हत्या हुई है, उनके परिवार के लोगों की हत्या हुई है, अगर गांव के आप उठा के देखेंगे समीकरण, तो उसमें 7-8 ब्राह्मण लोगों के ऊपर FIR हुई है, यादव हैं, पाल हैं, हरिजन हैं, कई सारी जाति के लोग हैं, एक तरीके से बदवा हुआ है। इसका मतलब यह है कि सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए कि आखिर में ये सारी चीजें कैसे घटित हुई, और उसमें अभी तक सरकार ये पूरी तरह नहीं पता कर पाई है कि प्रेमचंद जी आखिर वहां पे गए क्यों थे, और गए तो उनके पास किसी ने फोन किया था या उनका फोन कहाँ है, कोई जानकारी किसी के पास नहीं। तो सरकार, उसमें इनके जो विधायक हैं, इनके मंत्री हैं, ये लोग केवल जो, देखिए गरिमा जी बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनहित में। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं पर हो रहे, बेटियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर, जिसको लेकर हमारे साथ में जिस पर खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। चंचल जी के पास जाएंगे। चंचल जी, माफी के साथ आपको रोका था हमने, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। कौन जिम्मेदार, आप किस तरीके से, आप कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण जो रवैया है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले। गरिमा जी, देखिए एक चीज समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पे सरकार जो है, सरकार का रवैया बहुत ही ढीला रवैया है, और ये घटना नहीं होती अगर सरकार प्रशासन के लोग सही तरीके से कार्रवाई करते। एक परिवार अपने पूरे परिवार को नहीं खोता, और वहीं दूसरी तरफ एक परिवार अपने मुखिया को नहीं खोता, लेकिन घटना घट गई, उसके बाद सरकार का रवैया और भी गलत है, क्योंकि ये जिस तरीके से लोकतांत्रिक ढांचे को चोट मारी जा रही है, देश को जातिवादी व्यवस्था में ढकेला जा रहा है, जातिगत आधार पे सरकार कार्रवाई कर रही है, जाति के आधार पे लोगों को निर्णय ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अगर एक तरफ घटना, परिवार गायब है, एक परिवार का मुखिया की डेथ हुई है, तो कहीं न कहीं आपको सोचना चाहिए कि अगर हम जाएं तो दोनों के आंसू पूछें। आप उन आंसुओं में कैसे विभाजन कर रहे हो? उन आंसुओं को बंटवारा क्यों कर रहे हो आप? कि एक ब्राह्मण का आंसू है, एक यादव का आंसू है, ये क्या करना चाहते हो? देश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा रहा है, ये लोग डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पे सदैव काम करते रहे। हमेशा इन्होंने विभाजनकारी काम किए। आपने देखा होगा, जितने भी पूरे देश में अगर कोई घटना घटती है, और देखिए बड़े मजे की बात है कि गरिमा जी, आप ये देखी होंगी जिस तरीके से कानपुर देहात में आपने डिबेट कराई थी, एक माँ और बेटी को जिंदा जला दिया शासन के लोगों ने, लेकिन वहां पर ब्राह्मण परिवार की महिला थी वो, वहां पर कोई भी ये नेता बीजेपी का ब्राह्मण परिवार का चेहरा नहीं गया कि भैया ब्राह्मणों से अन्याय हो रहा है, कोई ब्राह्मण नेता गए। और यहाँ पे झंडा बुलंद कर रहे हैं बीजेपी के नेता, ब्राह्मण परिवार के लोग जो और जातिगत आधार पे लोग बातें कर रहे हैं, उनके घर जाकर के उनके आंसू पूछ रहे हैं, एक को जो है उनको कह रहे हैं घर गिराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सवाल ये है कि आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का नारा देते थे, क्या ये नारा केवल खोखला है कि नहीं? लेकिन बीजेपी के लोग आपके चैनल पे आते ही नहीं है, वो जवाब ही नहीं दे पाते, सोचते हैं कि हम यहाँ पे क्या जवाब देंगे। और देखिए अब है क्या,
अब पूरे प्रदेश में ब्राह्मण बनाम यादव का माहौल बनाया जा रहा है। मैंने बताया कि यदुवंती और कृष्ण का, अरे यदुवंती कृष्ण और सुदामा जी का, ब्राह्मण और यादव का, यानी राजनीति अब इतनी हावी होती जा रही है जातिगत कि अब वो लोगों की सुरक्षा पर भी उसमें भी इस तरीके की बातों को सोचा जाने लगा है। अपने संवाददाता जी से पूछ लीजिए, हमारी ग्राम पंचायत ऐसी ग्राम पंचायत थी जहां पे सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग हैं, ऐसा भाईचारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जिस तरीके से खाई पैदा की जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है गरिमा जी। और आज के समय में जो नेता राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, बीजेपी के लोग तो किसी हद तक जा सकते हैं वो, और पूरे देश में, केवल एक जगह नहीं, एक जिले में नहीं। अभी आप देखिए आजमगढ़ में मौर्य दंपत्ति हत्याकांड हुआ था, उसके ऊपर कहां बुलडोजर चला। अभी आजमगढ़ में आपने चैनल ने दिखाया होगा, 2 मुसलमान की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। और आप आगे बढ़ेंगी तो बड़हलगंज के अंदर एक मौर्य की भी वहां पे दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। तो ये बहुत सारी घटनाएं हो रही है, उसके बाद बुलडोजर इनका शांत हो जाता है। इनका बुलडोजर ये देखता है कि कौन से जाति का है, कौन समाज का है, कौन से धर्म का है, हमारी पार्टी का है कि नहीं है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि हमने देखिए फला मिश्रा के घर चलाया, हमने फला यादव चलाया, तो जो इनके जाति का नहीं, जाति भी देखते हैं, जो इनके पार्टी का है कि नहीं वो पार्टी भी देखते हैं। ठीक है, इनके बुलडोजर की आंखें हैं, वो आंखों से देखती हैं। ठीक है, ठीक है सर, समाज का कौन सा धर्म का है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ में अभी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं प्रीतपाल सिंह जी हैं। सिंह साहब, अभी चंचल जी ने जो बातें कही, क्या आपको लग रहा है कि ये सब भी वजह है? क्योंकि राजनीति तक ये ठीक लगता है, आप राजनीति करिए, राजनीति तो होती ही आई है, जातिगत राजनीति जातिगत समीकरणों को साधने के लिए होती है, लेकिन प्रदेश की जनता आपकी जनता है, वो यादव हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, इन सबसे बढ़कर सुरक्षा प्रदान करनी होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि अपराध हो रहा है तो हम अपराधी को बख्श देंगे इसलिए क्योंकि वो ठाकुर है या ब्राह्मण है या यादव है। ऐसा तो नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम सुरक्षा हर एक महिला का, हर एक शख्स का अधिकार है और वो मिलना चाहिए। और महिलाओं में तो कम से कम कैटेगरी अब तक नहीं डिवाइड हुई कि ये ठाकुर महिला है या ब्राह्मण महिला है। अरे महिलाओं बेटियों को एक कैटेगरी में रखा गया, आप उनको सुरक्षा प्रदान करिए अगर आप लगता है कि आप ठीक तरीके का शासन ला रहे हैं। एक तरफ आप राम राज्य की बातें करते हैं, दूसरी ओर इस राम राज्य में महिलाओं की ऐसी दुर्दशा। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो राम राज्य को कायम करने का है। अभी आपने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि राम राज्य की परिकल्पना आप करते हैं। राम राज्य की परिकल्पना अगर आप देखेंगे तो राजा राम जी ने धोबी के कहने से माता पिता जी की अग्नि परीक्षा तक ले ली। उनके उनको कहा जा सकता है शासन। जैसे अभी अनमोल जी कह रहे थे, प्रवक्ता सपा के हमारे मित्र, कि उत्तर प्रदेश में जाति को देखा जाता है, जाति के बाद उसकी पार्टी को देखा जाता है, और किस पार्टी में वो ब्राह्मण किस पार्टी का है या अल्पसंख्यक किस पार्टी का है, उस हिसाब से वो बुलडोजर जो है बाबा जी का चलता है। मैंने अभी आपको एक घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की बताई। कानपुर एक महानगर कहा जाता है, वहाँ पे अनमोल जी के साथ एक पार्षद पत्नी बैठी हुई थी, पार्षद पति ने बुरी तरह उसको मारा और उसकी जाति देखकर वहां पे FIR नहीं हो रही थी। 3 दिन तक FIR नहीं हुई। जब गदर मचाया गया वहां लोग, जो स्थानीय सिखों ने और समाज के लोगों ने जब गदर मचाया, तब जाके उसके ऊपर FIR हुई। उसके बाद क्रॉस FIR कर मुकदमा दोनों ओर लिखवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थानों को घेराव किया गया। यहाँ तक कि जो तख्तियां वहां लगाई गई, मुझे शर्म आता है। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे सिख समाज इस देश के लिए कुर्बानियां देता आ रहा है, चाहे मुगल शासन हो, चाहे अंग्रेजों का शासन हो, या अभी बॉर्डर के ऊपर भी आप देखिए, एक पुत्र जो अकेला पुत्र था बॉर्डर पे शहीद हो गया, और उसके बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मैं इसको अंकित इसीलिए कर रहा हूं, मैं जाति मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण वो इंसान, हर वो इंसान है जो कानून की रक्षा करता है, कानून के रास्ते पे चलता है, वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात का हो। अगर वो अपने दुष्कर्म से या अपने कुकर्म के कारण अपने जात को आगे करके उसको बचाने का काम करता है, वो देशद्रोही माना जाना चाहिए। वहां पे दफ्तियां लगाई गई जहां पे ब्राह्मण को अंकित किया गया, हिंदू को अंकित किया गया। क्या सिख इस देश का नागरिक नहीं है? उसको जीने का हक नहीं है? टैक्स पेयर हम अव्वल नंबर पे आते हैं, हमारी संख्या पूरे देश के अंदर 2% नहीं है, और टैक्स के मामले में हम लोग 70% को क्रॉस करते हैं। हम टैक्स पेयर भी, मैं ये नहीं कहता मैं सिक्वेंसली इस बात को कह रहा हूँ। पार्टी का प्रवक्ता, हमारी पार्टी में जात पात को महत्वपूर्ण नहीं किया जाता। मगर जैसे अनमोल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में आपने मुझसे सवाल भी किया था, क्या ऐसा है? हाँ, है ऐसा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जात को लेकर, पार्टी को लेकर उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है।
आज इस घटना को 15 दिन हो गया, ना वो व्यक्ति जेल के भीतर है, ना उसके घर पे अभी बुलडोजर चला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उसकी पत्नी पार्षद है। इस तरह की नहीं, अब तक ये होता था ना कि या तो भाई अपनी पार्टी का हो गया, अपनी पार्टी के लिए एक तरफ हो गया पक्षपात, अभी जातिगत पक्षपात भी करेंगे तो भाई अपराधियों को सजा कब मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप राम का नाम ले रहे हैं तो पक्षपात एकदम छोड़ दीजिए। राम जी ने एक आंख से सभी को देखा था, दूसरी आंख से नहीं देखा था, एक नजर से सबको देखते, तो न्याय के उनको परिहार कहा जाता है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। मगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनका नाम लेती है, काम सारे रावण का। आप देख लीजिए, आप चाहे हाथरस का मामला ले लीजिए, लखनपुर का मामला ले लीजिए, आप आजमगढ़ का मामला ले लीजिए, आगरा का मामला ले लीजिए, प्रयागराज का मामला ले लीजिए, हर जगह पे जात को ढूंढा गया, वो किस जात का और किस पार्टी का, तब उनका बुलडोजर चला। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देने का काम और कुर्सी की राजनीति की जाती है। यहाँ के नागरिकों को एकदम राम भरोसे छोड़ दिया गया, रावण राज पूरी तरह कायम है। ठीक है, रफत जी के पास जाएंगे। रफत जी, आप एक महिला भी हैं, इसलिए आप इस चीज को बेहतर समझेंगी। अभी जातिगत चीजों को लेकर बात आ रही है कि भाई जो फैसले होते हैं या फिर जो कार्रवाई होती है वो जातिगत होने लगी है, या फिर पहले तो ये था ना कि भाई चलो हमारे दल का है, इतना सुनते थे कि अपने दल वाले अपने दलों के लोगों पर कार्रवाई नहीं करते थे, अब ये भी होने लगा है कि भाई वो उस जाति का है। क्या ये सब देखकर अपराधियों पर एक्शन होगा, या अपराधी की कोई जाति कोई धर्म होता है, या वो सिर्फ अपराधी होता है, उस लिहाज से उस पर एक्शन होना चाहिए? इस सरकार में देखिए कथनी और करनी में बहुत फर्क, कहती कुछ है करती कुछ है। जहां अपना इनको वोट का जब मौका आता लेने का, तब तो ये बताते हैं कि ये जाति वो जाति, दलित के घर खाना भी खा लेंगे, तमाशे बहुत करते हैं। लेकिन जब किसी दूसरे विपक्ष अगर आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो ये बिफर जाते हैं, सब महिलाएं को एक लगने लगती है। ये मौका देख के अपना चरित्र भी बदलते रहते हैं, अपना चाल चरित्र चेहरा दोनों ही बदलते रहते हैं। तो राजनीति में बदलने की भावना से कुछ नहीं होता। राजनीति देखिए आज ये है, कल कोई और आएगा, इस तरीके से तो ये वो ट्रेंड बनता जाएगा। अगर आप इस तरीके की बदले की भावना से राजनीति करेंगे तो ये ट्रेंड चलता रहेगा ऐसे ही, कल कोई और इसी तरीके से करेगा। तो ये मत सोचिए कि आज ये हमेशा सत्ता में विराजमान रहेंगे, कल को कोई 2024 आ रही है उखाड़ दिए जाएंगे। जिस जनता ने इनको सर आंखों पे बैठाला है वही जनता इनको सर आंखों से कैसे उखाड़ती है आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो ये मत समझे कि महिलाओं को आप जो है किनारे रख के कोई काम कर सकते हैं। आधी आबादी का वोट बहुत होता है और उसकी आवाज आप नहीं बन पा रहे हैं। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आज आप मुख्यमंत्री जी का बड़ा प्रोग्राम है, इवेंट मैनेजमेंट में तो ये लोग माहिर है, महिलाओं को भी बुलाया करते हैं सिर्फ वोट के लिए। तो महिलाओं के लिए कर क्या रहे हो पूरा देश जान रहा है। आपने देखा होगा जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही, बरेली के देख लीजिए, देवरिया में देख लीजिए, हर जगह लगातार कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। तो ये कानून व्यवस्था का जो डर व्याप्त नहीं रह गया है, कानून का डर नहीं रह गया है। तो समाज और परिवार अलग नहीं होता है, चाहे परिवार हो चाहे समाज। अगर ऐसी घटनाएं घट रही, कहीं ना कहीं कानून का डर खत्म हो चुका है। कानून जिस तरीके से जो है दुरुपयोग हो रहा है कानून का, उसको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम पुलिस में जाएंगे, पैसा खिलाएंगे, आराम से बैठेंगे। तो ये हालात बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के, पूरी कानून व्यवस्था चरमरा गई और लोग अपराधियों में भय बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ ज्यादा हो रही है। महिलाओं की बात करते सम्मान की पिंक बूथ बना रखी है, उसमें गाय लौट रही है, कुत्ते लौट रहे हैं। बात कर रहे थे एंटी रोमियो स्क्वाड की, नहीं और फिर सरकार में एंट्री भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ ही हुई थी। जैसे ही सरकार बनी थी सबसे पहले महिलाओं के हक की बात हुई, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हो गया, 12 कर दिया, चलिए सब कर दिया। लेकिन आज महिला आयोग कहाँ है, उसके सदस्य कौन है, उसकी अध्यक्ष कौन है, उसमें सुनवाई कितनी हो रही है। आज आप 1090 के नाम नंबर बदल देने से कुछ नहीं हो जाता है। आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपकी नीयत क्या है, इस पर डिपेंड करता है। महिलाओं के लिए कितना दिल दिमाग में आपके सम्मान है, इससे ये डिपेंड करता है कि सरकार के दिमाग में महिलाएं है ही नहीं, सिर्फ महिलाओं के नाम पे आप वोट लेना चाहते हैं। ठीक है रफत जी, आपके पास आएंगे, आपकी बात को आगे भी सुनेंगे। हमारे साथ में फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ में हैं, गिरीश शुक्ला जी हैं, कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? 1967 से इस देश को 2-4 नेताओं ने पतन की ओर ढकेलना शुरू किया, और वो नेताओं के हम नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा उनका नाम लेकर। मैं उनका नाम ही लेना पसंद नहीं करता। इसलिए अब ये देश पतन की ओर है पूरा, और उन्होंने दौलत पाने के लिए, पावर पाने के लिए ये सब षड्यंत्र किए इस देश के खिलाफ। आज तो हमें आश्चर्य होता है कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बताते हैं इस देश को। इस देश को ये बताते हैं किस वर्ग के हैं, वो ये बताते हैं कि इस देश का राष्ट्रपति किस जाति का है, किस वर्ग का है।
आज तक 70 सालों की मेरी उम्र हो गई, किसी भी राष्ट्रपति ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने अपनी जाति का, अपने वर्ग का वर्णन नहीं किया। वो इस देश के पूरे प्रधानमंत्री थे। आप अधूरे प्रधानमंत्री हैं, अधूरे राष्ट्रपति हैं। वो पूरे थे, सबके लिए थे। आप किसी खास के लिए हैं, खास मकसद के लिए हैं। इस देश को बर्बाद कर रहे हैं आप, और आपकी देख रेख में पूरा देश बर्बाद हो गया। वो नेता सब मर चुके जिन्होंने पहले बर्बाद किया था। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। आप चर्चा पर वापस जाएंगे। रफत जी से हमने सुना, रफत जी से अभी चंचल जी के पास जाएंगे। चंचल जी, देखिए रफत जी ने भी यही कहा कि भाई महिलाओं को लेकर क्या इनकी जो नीयत है वो साफ नजर आती है, लेकिन दूसरी ओर ये तो कहते हैं कि भाई हम महिला आरक्षण लाकर महिलाओं को कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं। महिलाएं सदन में पहुंचेंगी, महिलाओं की आवाज बुलंद करेंगी, लेकिन दूसरी ओर महिलाएं सड़क तो क्या घर पर भी सुरक्षित नहीं नजर आती। अब जो महिला घर पर ही सुरक्षित नहीं है वो सड़क पर क्या निकले, और निकले तो सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके के हालात है वो आप सब जानते होंगे। फिर ये महिलाएं भला घर से सदन तक का सफर करेंगी कैसे? देखिए गरिमा जी, अभी एक दर्शक महोदय साथ में जुड़े थे, आपने देखा होगा कितना क्रोध है, कितना गुस्सा है बिल्कुल सरकार के प्रति, सरकार की उदासीनता के प्रति। अब देखिए सरकार इतनी लापरवाह सरकार है, और इतनी, सोचिए एक बहुत सी बात उन्होंने कहा कि अधूरे प्रधानमंत्री है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा शायद पहले कभी आपने देखा होगा, आपके कोई पत्रकारिता समय में आपने कभी सुना भी होगा कि मंत्रियों, जो पिछड़े समाज SC ST के मंत्री बनाए गए, उनके लिए पूरे देश में होर्डिंग लगाई गई कि हमने इतने दलित को, हमने इतने पिछड़ों की हमने मंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री जी का नूरानी चेहरा वाला फोटो, और प्रधानमंत्री जी अभी मैं देख रहा था कि आज गरबा डांस में वहां पे गुजरात में कार्यक्रम में मौजूद थे। खुद सोचिए कि देश में इतनी महत्वपूर्ण जो कई सारे मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पा रही है, और पूरी जो हमारी गोदी मीडिया है, जो एक तरफ गोदी मीडिया केवल प्रधानमंत्री जी के जो है चेहरे को चमकाने में लगातार लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आप जैसे लोग जो है कम से कम जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए जो जवाबदेही है जनप्रतिनिधियों के प्रति, वो कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हालत यह है कि इनके नेताओं को कोई सुनवाई नहीं है। आज के समय में सिंडिकेट बना के रख दिया है भाजपा सरकार, जो सिंडिकेट चल रहा है। अब सोचिए सिर्फ गुजरात की कंपनियां आके उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, गुजरात की कंपनियां आके लोहिया इंस्टीट्यूट से लेकर के कई सारी कंपनियों के लिए टेंडर दिए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर नहीं है? उनके साथ भी अन्याय है, लेकिन अब है क्या कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से लोगों को डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं लोग, उसको पालन करना है। जो बीजेपी का प्रवक्ता है, मैं जानता हूं बहुत सारे साथियों को, एक पेशेंट भी लोहिया में भर्ती नहीं करा सकते, PGI में भर्ती नहीं करा सकते, बेड नहीं है, स्टेशन नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे तो बड़ी लंबी लंबी बात, क्योंकि इनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है और झूठ बोलते हैं बस केवल। अभी देखिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा 86 में 56 यादव किए गए, SDM बनाए गए। आप मुझे बताइए गरिमा जी, आज तक उनसे पूरे समाज के लोग बोल रहे हैं कि भैया आप बता दो 86 में 56 भर्ती थी कब आई थी, ये डेटा प्रस्तुत कर दो, टेबल कर दो। विधानसभा मान्यता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोल के निकल गए। ठीक है, तो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग झूठ बोलते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। और आज महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ गरिमा जी, समाजवादी सरकार थी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 1090 वुमेन पावर लाइन लेके आए। आज अगर किसी बहन के साथ कोई घटना घटती है, वो बहन 1090 फोन करती है और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है। नहीं तो होता क्या है, एक घटना हो जाती थी और समाज के लोग, परिवार के नात बाप लोग जो है थाने पहुंचती थी, महिला दरोगा पूछता था क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ, उसको बार बार उसका जो दलील किया जाता था। लेकिन इस चीज को हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 1090 वुमेन पावर लाइन ला करके उस महिला की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है, 6 महीने तक ट्रैकिंग भी होती थी, लेकिन 1090। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि नाम बदलने की कोशिश की गई, असल भाव से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ किया नहीं गया है। खैर ठीक है जी, और डायल 100 गांव तक, गरीब आदमी तक पुलिस पहुंचने का काम समाजियों की देन थी। इन्होंने क्या किया, नाम बदल लिया, 112 कर दिया। तो ये जुमलेबाज, झांसेबाज लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं करना है, केवल प्रचार करना है। ठीक है, झूठ का प्रचार करना है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी क्या अभी राजस्थान में एक बुजुर्ग आदमी का फोटो लगाकर चला दिया कि इनकी जमीन हड़प ली कांग्रेस ने। तो ये लोग झूठे लोग हैं, केवल
420 का काम है। ठीक है चंचल जी आपके पास लौटेंगे, रफत जी के पास जाएंगे। रफत जी देखिए, हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर लिया, जो स्थिति है प्रदेश में उसे आपने भी बखान कर लिया, लेकिन दूसरी ओर क्या आप ये कुछ कहना चाहेंगे कि भला क्या किया जाना चाहिए सरकार की ओर से ताकि ये स्थितियां सुधर सके? क्योंकि एक तरफ सरकार के मुखिया ये अब तक कहते आए थे कि भाई हम तो माफियाओं को पाताल से निकाल कर ला रहे हैं, जो अपराधी हैं उन्हें तो हम पाताल में भी नहीं रहने देंगे, वो कहीं भी छिपे हो निकल कर खुद आ रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो सरेंडर भी खुद ब खुद करने लग गए हैं। दूसरी ओर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बड़े माफियाओं पर फोकस सरकार का इतना ज्यादा हो गया कि छोटे अपराध और ज्यादा पनपते गए? गरिमा जी, कोई फोकस किसी पे नहीं हुआ है। इनका तो हमें यही नहीं लगता कि पुलिस को जीरो टॉलरेंस का आदेश जो दिया वो अपराधियों के लिए दिया या विक्टिम के लिए दिया। हमें तो यही समझ में नहीं आता किसके लिए आदेश दिया गया। जिस तरीके से पीड़ित अपनी जो है फरियाद लेके जाता है, उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती, तो हमें तो यही समझ में नहीं आता कि किसको आदेश दे रहे हैं। और जिस तरीके से आप अपराधियों को बता रही है उस पर फोकस करें, तो हमें तो कहीं ना अपराधियों की कमी ना नजर आ रही है, ना अपराध कम नजर आ रहे हैं। और अभी मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हुई है तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिस देश में बेटियों को जो है देवियों को पूजा जाता है, और बेटियों को जो है देवी के जिस तरीके से महिलाओं को पूजा जाता है हमारे देश में, वहां महिलाओं की स्थिति को देख के अगर एक शब्द मुंह से निकले, आप महिला सम्मान की बात क्या करेंगे? ठीक है, यानी आपको लगता है कि महिलाओं के लिए सरकार की ओर से जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जा रहे? सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार की नियत में हमें शक है, क्योंकि सरकार की ठीक है, आपको लगता है कि सरकार की नियत ठीक नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पाने के लिए जो बड़े कदम उठाए जाने चाहिए था वो नहीं उठाए जा रहे हैं। ठीक है, उसको बताया, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। जनहित में आज हम बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिलाएं अब अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है, कहीं पर पिता तो कहीं पर भाई महिलाओं के लिए हैवान बनकर सामने आ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए भला क्या कर रही है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।